जय हिंद। अश्वमेध में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो बीए और एमए के छात्र छात्राओं के लिए होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित विषय के सिलेबस में जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं इस चैनल पर मैं उन्हें कवर कराऊंगा। इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि क्लासेस करने के दौरान मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, और अगर परीक्षा के समय वे सीरीज़ भी खरीदते हैं, तो सीरीज़ में इतने लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं। दूसरी चीज़ कि शब्द इतने क्लिष्ट होते हैं, खुद मुझे भी महसूस होता है, तो शायद उन्हें थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं। तो मैं कम समय में अच्छे कंटेंट्स के साथ कई सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उन टॉपिक्स को मैंने एक छोटे से लेक्चर में समाहित करने का काम किया है। तो आप इस चैनल पर जुड़ के उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और अच्छे से देखते हैं, मतलब बढ़िया से देखते हैं, तो इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं 1-2 दिन पहले भी क्लास देख करके, मतलब ये वीडियो देख करके। तीसरी चीज़ कि अगर आप महीने में 3-4 बार ये वीडियो देख लेते हैं, और इसका जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर बस आप उतना भी पढ़ लेते हैं, तो ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि वीडियो को अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, लाइक करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ें। ये मेरी गारंटी है कि 1-2 दिन पहले ही पढ़ के आप बहुत अच्छा खासा नंबर स्कोर सकते हैं। तो पढ़िए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। जय हिंद। सेल्फी वीडियो में आपने कुछ चीज़ें समझ ली हैं। अब थोड़ा सा वीडियो के डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मैंने अपना एमए कंप्लीट किया है टीडी कॉलेज से। 7 से अधिक वर्षों का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पर एजुकेटर रह चुका हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ और मुझे मोहब्बत है इतिहास विषय से। इस सीरीज को स्टार्ट करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि कम समय में आपको इतना पढ़ाना चाहता हूँ कि एक दिन पहले भी आप ये लेक्चर देखें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। सारी यूनिट्स कम टाइम में खत्म करेंगे ताकि आप बोर ना हो, तो मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ। अगर लेक्चर लास्ट तक टिक गए तो नंबर आने की गारंटी देता हूँ, लेकिन ये है कि आपको मन लगा के देखना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बाकी नंबर आने की गारंटी मेरी है, इतना मैंने इसमें कंटेंट डाल दिया है। बीए और एमए सबका लेक्चर लूँगा एक-एक करके। नोट्स जो है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर, इस पर अश्वमेध विथ डबल आर, इस पे आपको मिल जाएँगे ताकि आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता ना पड़े। यार देखो, सब्सक्राइब करो या मत करो लेकिन पढ़ लो, ठीक है? कॉलेज में मिलोगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट बताऊँगा कि और एक्स्ट्रा नंबर आप कैसे उठा सकते हो, लेकिन हाँ, इतना करना कि अच्छे से पढ़ाई कर लेना, और यार वीडियो अच्छी लगे तब सब्सक्राइब करना, नहीं तो तुम अनलाइक भी कर सकते हो वीडियो। स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है भारत में। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबके पास सिलेबस ज़रूर होगा, ठीक है? सिलेबस में आप देखेंगे, ये एमए सेकंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, थंबनेल पे मैंने लिखा था। ये एमए सेकंड सेमेस्टर में पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, और पेपर 1 में यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिट 1 की बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये इंटरेस्टिंग लग रहा था। यूनिट 2 पर भी वीडियो आएगी, बहुत जल्दी आएगी। 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट 2 पे भी लाऊँ। सॉरी, यूनिट 1 पे भी लाऊँ। पुष्यभूति वंश के बारे में है, हर्षवर्धन और समकालीन राजा शशांक के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हमने 100% कवर किया है हर्षवर्धन के बारे में। इतना कंटेंट है कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपका मोर देन इनफ है, एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको 2.5 पेज लिखना है लॉन्ग आंसर में, और 1 से 1.5 पेज लिखना है आपको शॉर्ट आंसर में। इतना बहुत है कंटेंट, ठीक है? राजा शशांक के बारे में अगर हम बात करें तो 5% इस वीडियो में कवर है, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसका पार्ट 2 लेकर आएँगे, ठीक है? आपने थंबनेल में देखा कि मैंने पार्ट 1 लिखा हुआ है इस वीडियो पे, तो पार्ट 2 लेके आएँगे, जैसे केजीएफ का पार्ट 2 आया हुआ था, तो राजा शशांक की भी एंट्री कुछ वैसे ही होगी। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के बारे में हमें बात करना है, लेकिन थोड़ा-सा उनके राजवंश और उनके बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। हर्षवर्धन थे पुष्यभूति राजवंश के, ठीक है? ये हैं पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक राजा प्रभाकर वर्धन। अब इनके 2 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, दूसरे का नाम है हर्षवर्धन। एक इनकी पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री। अब ये जो राजा प्रभाकर वर्धन हैं, जो संस्थापक हैं पुष्यभूति राजवंश के, इनका जो क्षेत्र था, इनकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, हरियाणा, ठीक है? ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया है मैप। ये पंजाब का थोड़ा-सा एरिया लगता है, सीमा लगता है हरियाणा से। तो ये वाला एरिया था, यहाँ पर ये शासन करते थे। अब देखिए, यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? ब्लैंक पेज पे भी समझा दूँगा। ये राजश्री हैं,
प्रभाकर वर्धन की बेटी, क्लियर है, और हर्षवर्धन की बहन। और ये कन्नौज के मौखरी शासक हैं, यानी मौखरी वंश के शासक हैं गृहवर्मा। प्रभाकर वर्धन ने इन दोनों का विवाह कर दिया। ये जो कन्नौज है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे कन्नौज है, ये पड़ोसी थे, आपस में इनकी शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद प्रभाकर वर्धन की बीमारी के कारण मृत्यु होने के पश्चात राज्यवर्धन, जो बड़े बेटे थे, वो थानेश्वर के शासक बन गए। हिंदुस्तानी भाव कह रहे हैं रुको जरा सबर करो, यानी कि यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देवगुप्त हैं जो मालवा के शासक हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये गुप्त वंश से संबंधित हैं, ठीक है। और यहाँ पे है राजा शशांक, जो कि बंगाल का शासक है, ठीक है, ममता बनर्जी का दोस्त। तो अब इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने गठबंधन की सरकार बनाई, और ये जो जमाई राजा थे प्रभाकर वर्धन के, यानी हर्षवर्धन के जीजा जी, इनकी हत्या कर दी। देखिए, मालवा के शासक देवगुप्त ने दुश्मनी के कारण बंगाल के गौड़ शासक शशांक की सहायता से गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं मैप में, ये है मालवा, जहाँ पर कि ये देवगुप्त हैं, डी से डिनोट करते हैं इनको। और यहाँ पे आपका है बंगाल, तो यहाँ पे है राजा शशांक, एस से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आपका है कन्नौज, ठीक है। तो इन दोनों की दुश्मनी थी, इन दोनों की दुश्मनी थी, वर्सेस चल रहा था यहाँ पे। तो अब जो देवगुप्त है वो अकेले इनको हरा नहीं पा रहा था, तो इसने शशांक की मदद ले ली। अब जब शशांक और देवगुप्त ये दोनों मिले, एस और डी जब दोनों मिले, तो ये हो गए मजबूत। और जो राजा गृहवर्मन है, इनको जी से डिनोट करते हैं, ये पड़ गए हल्के। तो अब इन्होंने इन्हें लपेट दिया गृहवर्मन को। अब जब इनकी हत्या कर दी, तो इनकी जो पत्नी थी राजश्री, यानी हर्षवर्धन की बहन, इनको इन्होंने बंदे बना लिया, ठीक है। अब आगे समझिए क्या होता है कि अपनी बहन के पति की हत्या, यानी बहनोई की हत्या हो गई, और बहन को बंदी बनाने की सूचना सुनकर राज्यवर्धन जो है बदला लेने का संकल्प लिए और युद्ध अभियान पर निकल पड़े। ऑब्वियस सी बात है कि जब बहन बंदी बन गई है, उनके जीजा जी की हत्या कर दी गई है, तो उनका खून खौला और वो युद्ध अभियान पे निकल गए। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, इनकी कहानी हो गई खत्म, ठीक है। यानी मालवा गए और मालवा जाकर देवगुप्त को मार दिया राज्यवर्धन ने, लेकिन उसकी बहन नहीं मिली, वहां पे इनकी बहन नहीं थी। लेकिन जब मालवा जाकर और देवगुप्त को उन्होंने मार दिया, तब उन्हें पता चला कि जो गौड़ शासक शशांक है, उसने देवगुप्त की मदद की थी, यानी देवगुप्त अकेला नहीं था इस मिशन में, इस मिशन में शशांक भी उसके साथ था। तो देवगुप्त ने मदद की थी, मदद ली थी शशांक की। तब वह शशांक पर आक्रमण करने चला। देवगुप्त को तो निपटा दिया, अब सोचा शशांक को भी निपटा दूं। लेकिन देखिए शशांक ने क्या चतुराई की कि इसने माफी मांग ली पहले राज्यवर्धन से, और कहा कि मैं अपनी बहन साहब की शादी कर देता हूँ। राज्यवर्धन ने इनकी बहन से शादी कर लिया, लेकिन रात्रि का भोजन करते समय, इतिहासकारों का मत है कि रात्रि को भोजन करते समय धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? शशांक के द्वारा। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की जब हत्या हो गई, तो उसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक पर आक्रमण किया, तो शशांक राज्य छोड़कर भाग गया। तो बहन बंदी बनी हुई है, जीजा को मार दिया गया, और अब बड़े भाई की भी हत्या हो गई। तो हर्षवर्धन शशांक पर आक्रमण करने निकले, तो शशांक राज्य छोड़कर भाग गया। जब वह राज्य छोड़कर भाग गया, तो अब ये देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। बहन राजश्री को वापस लाकर मौखरी राजवंश की रानी बनाया। अब कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है कि जो राजश्री थी, ये उसके चंगुल से निकल चुकी थी, ये कहीं जंगलों में चली गई थी। एक बौद्ध भिक्षु की मदद से, बौद्ध भिक्षु की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढा, ठीक है, हर्ष ने ढूंढ लिया अपनी बहन को। और जब ढूंढ लिया, तो मौखरी राजवंश, यानी कि जहाँ के राजवंश के शासक थे, जिस राजवंश के शासक थे गृहवर्मन, सॉरी गृहवर्मा, ठीक है, तो गृहवर्मा की पत्नी को उनका राजपाट सौंप दिया गया। मौखरी राजवंश की रानी बना दिया हर्ष ने। राजश्री की मृत्यु के पश्चात मौखरी वंश के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया, किसने? हर्ष ने। अब जब इनकी बहन का भी देहांत हो गया, तो इन्होंने क्या किया, ये थानेश्वर पर शासन कर ही रहे थे, शशांक भाग गया था, तो बंगाल वाला इलाका इनका हो ही गया था। अब साथ में
मौखरी वंश वाला भी जो इलाका था यानी कन्नौज का, ये भी इनके अंडर में आ गया। अब ये तीनों क्षेत्रों पर अपना राज करने लगे। तो अब थानेश्वर अभी तक राजधानी थी, सबसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा। अब यहाँ से कन्नौज को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया। किसने? हर्ष ने। तो हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ पे ट्रांसफर कर ली? कन्नौज में कर ली। गौड़ वंश के क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया। तब जाकर अपना राज्याभिषेक करवाया। तब तक राजा नहीं बने थे, राज्याभिषेक नहीं करवाया था। ठीक है, संभाल लिया था सारा कार्यभार, लेकिन राज्याभिषेक कब करवाया? राज्याभिषेक तब करवाया जब सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे है थानेश्वर, ठीक है, यहाँ पे है आपका कन्नौज, और यहाँ पर है मालवा। अब ये सारा इतना जो रीजन आप देख रहे हैं, ये हर्ष के अंडर में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे बंगाल वगैरह सब सब इसने विजिट कर लिया था, सारे क्षेत्रों को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स कुछ देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको आपके एग्जाम के लायक पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हर्ष, जिसे हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता था, उसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी और मृत्यु हुई 647 ईस्वी। ठीक है, 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य का शासक था हर्षवर्धन। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष का शासनकाल प्राचीन काल से मध्यकाल में परिवर्तन का प्रतीक था, जब विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय साम्राज्य लगातार आधिपत्य के लिए संघर्ष करते थे। अब ये समझिए कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा है कि प्राचीन काल का ऐसा एक शासन काल था जहां से हूणों का आक्रमण, ये पंजाब वाला एरिया है, ये थानेश्वर वगैरह वाला एरिया है, तो यहाँ से हूणों का आक्रमण होना शुरू हो गया। और यहीं से तो हम मध्यकाल में एंट्री करते हैं, और इस टाइम में यहाँ का शासक कौन था? हर्ष था। तो इसलिए माना जाता है कि हर्ष के पीरियड से ही एक तरीके से मध्यकाल में परिवर्तन होने लगा था प्राचीन काल का। ठीक है, वह वर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत का अंतिम महान साम्राज्य था, जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया। छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में महान गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, जिसके तहत भारत ने अपना स्वर्ण युग देखा, वह हर्षवर्धन ही थे। कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त का पीरियड था, वह भारत के लिए या उसके शासन के लिए एक गोल्डन पीरियड था। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है इसका टाइम। लेकिन गुप्तों के बाद जो स्वर्ण युग कहा गया, वह हर्षवर्धन के काल को स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से को एकजुट किया और अपनी राजधानी कान्यकुब्ज से 4 दशकों तक शासन किया। ठीक है, तो कान्यकुब्ज से अपना शासन किया 4 दशकों, मतलब 40 साल के आसपास मान लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब इसका इतिहास और विस्तार थोड़ा देखते हैं। पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद प्रमुखता आया। ठीक है, संज्ञान में आया। मतलब कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, खत्म हो गया, तब जाके यह राजवंश उभरा। उनके बड़े बेटे राजवर्धन बाद में उत्तराधिकारी बने, जैसा आपने देखा था कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन बने। अपने भाई की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर यानी आधुनिक हरियाणा का निर्विवाद शासक बन गया। इसकी थोड़ी बीच में लंबी कहानी है, अगर अभी बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो किसी शॉर्ट्स में इसकी कहानी मैं कहकर और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो अपने भाई की मृत्यु से आशय है कि राजवर्धन की जब हत्या कर दी गई, तो 16 वर्ष की आयु में इसने अपना राज्यभार संभाल लिया। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सबसे बड़े भारतीय साम्राज्यों में से एक होने के नाते इसने पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत को कवर किया। ठीक है, पूर्व में उनका साम्राज्य कामरूप तक फैला हुआ था और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। यहाँ पर मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ है नर्मदा नदी। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर दिशा और ये हो गया आपका पश्चिम दिशा। तो यहाँ तक ये फैला हुआ था इनका राज्य क्षेत्र, और दक्षिण के साइड ज़्यादा नहीं जा सका क्योंकि इधर चालुक्य ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो नर्मदा नदी तक इनका जो सीमा का जो क्षेत्र विस्तार था, वह नर्मदा नदी के ऊपर ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साम्राज्य वर्तमान उड़ीसा, बंगाल, पंजाब और पूरे भारत गंगा के मैदान तक फैला हुआ था। ठीक है, मैप में हमने देख लिया वो। सीधे हर्ष वर्धन साम्राज्य में दो विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र शामिल थे। सीधे हर्ष के शासन के अधीन क्षेत्र, जैसे कि मध्य प्रांत, गुजरात, बंगाल, कलिंग, राजपूताना और राज्य
उसके अधीन सामंती बन गए, जिनमें जालंधर, कश्मीर, नेपाल, सिंध, कामरूप शामिल थे। आधुनिक असम, जो कामरूप है, ये असम का पुराना नाम था, प्राचीन नाम था। तो अब देखिए, ये वाला थोड़ा-सा लाइन समझने वाली है ये पॉइंट। वर्धन साम्राज्य में 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र थे। तो मान लीजिए ये एक क्षेत्र हो गया और एक क्षेत्र ये हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र था ना, इसको हर्ष डायरेक्ट रूल करता था, मतलब अपने अंडर में रखा हुआ था, इस पे स्वयं देख-रेख करता था। लेकिन जो ये वाला उसका क्षेत्र था, इसमें क्या किया था कि हर प्रांत में एक-एक सामंत को दे दिया था, ठीक है? हर प्रांत में एक-एक सामंत बैठा दिया था। उन सामंतों को कुछ ज़मीनें दे दी थी इसने, ज़मीनें दे दी थी और कहा था कि जब भी मुझे सेना की ज़रूरत हो, तुम लोग अपनी सेना रखो, सेना में मुझे हेल्प करना, कर मिलता था। तो ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो एक तरीके से ये जो प्रांत था, जो दूसरा क्षेत्र था, इसको सामंत हैंडल करते थे और कुछ क्षेत्रों को हर्ष ने अपने अंडर में रखा था, ठीक है? तो किन क्षेत्रों को अपने अंडर में रखा था? तो गुजरात, बंगाल, कलिंग, राजपूताना, ठीक है? और कौन से सामंती बन गए थे? तो जालंधर, कश्मीर, नेपाल, सिंध, कामरूप यानी असम। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रशासन और साम्राज्य के बारे में अब समझते हैं ये वाला पॉइंट। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कई लोगों को महान गुप्त साम्राज्य की याद दिलाता था, क्योंकि उसका प्रशासन गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के समान था। जो चीजें गुप्त प्रशासन में थी, डिट्टो वही चीजें हर्षवर्धन ने भी अपनाई थी अपने प्रशासन में। उनके साम्राज्य में कोई दास प्रथा नहीं थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? दास प्रथा नहीं थी और लोग अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते थे। उनके साम्राज्य में विश्राम गृहों का निर्माण करके गरीबों को भी अच्छी देखभाल की जाती थी। विश्राम गृहों का निर्माण करवाया था हर्ष ने, जहाँ सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद थी। कई ग्रंथों में हर्षवर्धन को एक महान सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सभी प्रजा खुश रहे। यानी ये अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, इसके समाज में बहुत शांति थी, सभी लोगों को स्वतंत्रता थी खुल के जीने की। तो हर्ष एक अच्छा शासक था, इतिहास में उसके बारे में ऐसी जानकारी मिलती है। उसे अपनी जनता पर भारी कर नहीं लगाया और अर्थव्यवस्था कुछ हद तक आत्मनिर्भर थी। ठीक है? आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। उनकी राजधानी कन्नौज, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है ये, दूर-दूर से आने वाले कई कलाकारों, कवियों, धार्मिक नेताओं और विद्वानों को आकर्षित किया। उन्होंने चीनियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखे, यहाँ तक कि उन्होंने भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करते हुए चीन में एक भारतीय मिशन भी भेजा। प्रसिद्ध चीनी भिक्षु और यात्री जुआन जैंग, जिसको हम लोग वेनशान कहते हैं, वही जुआन जैंग उसका नाम है, हर्ष के साम्राज्य में 8 साल बिताया। यानी कि जब हर्ष का शासनकाल चल रहा था, तो वेनशांग आया और 8 साल तक भारत में रहा। ठीक है, उनके शासनकाल में। ये वेनशांग की लिखी हुई एक बुक है, वेनशांग की भारत यात्रा। अपने शासन के दौरान हर्षवर्धन ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि उसके शासनकाल के चरम के दौरान उसके पास 1 लाख मजबूत घुड़सवार सेना, 50,000 पैदल सेना और 60,000 हाथी थे। ये उसकी मजबूत सेना थी और जो सामंत हेल्प करते थे उनकी, वो अलग करते थे। इसके अलावा हर्ष के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सिक्कों की कमी थी। यह तथ्य बताता है कि अर्थव्यवस्था स्वभावतः सामंती थी। सामंती का मतलब जमीन वमीन का लेन देन, ठीक है? स्वतंत्र शासकों, जिन्हें सामूहिक रूप से महासामंत के नाम से जाना जाता है, हर्षवर्धन का सम्मान करते थे और सैन्य सुदृढ़ीकरण की आपूर्ति करने में भी उनकी मदद करते थे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जब भी हर्ष को सेना की जरूरत पड़ेगी, तो ये जितने भी सामंत थे, ये सभी अपने यहाँ सेना रखे रहते थे और जब हर्ष को जरूरत पड़ती थी, तो ये सभी सेनाएं एकजुट हो जाती थी हर्ष की मदद करने के लिए, हर्ष की तरफ से युद्ध करने के लिए। इसने हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑब्वियस सी बात है, जब सेना मजबूत रहेगी, तो आगे आने वाली किसी भी सेना को ये लोग परास्त कर देंगे। ठीक है? यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप बनाया है, बसखेड़ा अभिलेख, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है। अब इस अभिलेख को जरा देखिए। 1894 में शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिले से प्राप्त हुआ। बसखेड़ा अभिलेख शाहजहांपुर से प्राप्त हुआ था 1894 ईस्वी में। ठीक है? हर्ष संवत 22 यानी कि 628 ईस्वी की तिथि अंकित है। इस अभिलेख में 628 ईस्वी की तिथि अंकित है। जैसे अभी चल रहा है 2024 ईस्वी, वैसे ही 628 ईस्वी तिथि अंकित है। हर्ष के शासन के प्रदेश हर्ष के शासन के प्रदेश एवं पदाधिकारियों के बारे में नाम की जानकारी मिलती है। यानी इनके कौन कौन से प्रदेश थे,
इनके पदाधिकारियों के क्या नाम थे, उन सभी की जानकारी कहाँ से मिलती है? बसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। राज्यवर्धन द्वारा मालवा शासक देवगुप्त पर विजय एवं शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की जो जानकारी है, वो भी बसखेड़ा अभिलेख से ही मिलती है। ठीक है? अब देखिए कला और शिक्षा हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्ष कला एवं शिक्षा दोनों का संरक्षक था। वह स्वयं एक लेखक था और उन्होंने 3 संस्कृत नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी। उसके राजस्व का 1/4 भाग विद्वानों को संरक्षण देने में चला जाता था, यानी कि जो टैक्स होता था, तो उसका 1/4 विद्वानों को संरक्षण देने में, उनके लिए जो भी काम होता था, करने में जाता था। इसके अलावा ह्वेन-सांग प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का काफ़ी सजीव वर्णन करता है, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर था। ठीक है? ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। पाठ्यक्रम में वेद, बौद्ध धर्म, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, शहरी नियोजन, चिकित्सा, कानून, खगोल विज्ञान आदि शामिल थे। इसके अलावा बाणभट्ट नाम के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक और कवि ने हर्षवर्धन के दरबार में अस्थान कवि यानी कि राज्य के प्राथमिक कवि के रूप में कार्य किया है। बाणभट्ट ने। एक और माइंड मैप है मधुबन का अभिलेख। ठीक है? मधुबन का लेख। अब इसमें क्या है, तो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी तहसील के पास में स्थित है। ठीक है? ये सोमकुंडा नामक गांव में गांव को दान देने का विवरण मिलता है इस अभिलेख से। और तीसरा, हर्ष संवत 25 अर्थात 631 ईस्वी का लेख मिलता है मधुबन के लेख से। ठीक है? 631 ईस्वी का जिक्र मिलता है इस लेख से। आगे चलते हैं कि हर्ष के टाइम में समाज और धर्म कैसा था। तो हिंदुओं में जाति व्यवस्था तो प्रचलित थी। 4 जातियों में थी, आपको पता भी है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में, जिनकी अपनी उपजातियां भी थीं। पहले के उदारवादी युग की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। यानी पहले महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन हर्ष के समय में थोड़ी-सी महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। कभी भी एग्ज़ाम में महिलाओं की स्थिति वगैरह आप लिख सकते हैं, ये भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होता है। सती प्रथा, विधवा आत्मदाह आम बात थी और उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। जो उच्च जातियाँ होती थी, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, इन लोगों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। हर्ष प्रारंभ में शिव का उपासक था, यानी शिव का पुजारी था, लेकिन बाद में महायान बौद्ध बन गया, यानी बाद में इसने बौद्ध धर्म ले लिया। फिर भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। ऐसा भी नहीं है कि बौद्ध धर्म उसने ले लिया तो बाकी के धर्मों की उसके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करता था। महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने और प्रचारित करने की दृष्टि से हर्ष ने 643 ईस्वी में कान्यकुब्ज में एक बड़ी सभा की व्यवस्था की, जिसकी अध्यक्षता ह्वेन-सांग ने की थी। इसके अलावा हर 5 साल में प्राचीन शहर इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, धार्मिक समारोह मनाए जाते थे। इलाहाबाद में हर 5 साल पर धार्मिक समारोह मनाए जाते थे। यहाँ उन्होंने दान देने का समारोह आयोजित किया, जो 3 महीने तक चला। कहा जाता है कि इस दान देने में इसने अपने कपड़े-वपड़े सब दान कर दिए और बाद में अपनी बहन से फिर कपड़े उधार लेके पहना था। ठीक है? इस दौरान पिछले 5 वर्षों में जमा की गई अधिकांश संपत्ति खत्म हो गई। जो भी 5 वर्षों में इसकी संपत्ति जमा हुई होगी राज में, वो सब खत्म हो गई दान देने में। अब हर्ष की मृत्यु और उसके विरासत से संबंधित कुछ चीज़ें। हर्ष के साम्राज्य से भारत में सामंतवाद की शुरुआत हुई। जो सामंतवाद की शुरुआत हुई, वो हर्ष के काल से हुई। गाँवों के रूप में ज़मीनें जमींदारों को दी गई, जिससे स्थानीय जमींदार शक्तिशाली हो गए। इससे साम्राज्य कमजोर हुआ और स्थानीय झगड़ों को बढ़ावा मिला। अब जाहिर-सी बात है कि जब ज़मीनों का मैटर होता है, तो अक्सर झगड़े होते ही हैं और जब ज़मीनें बँट गई थी, तो आपस में इनमें टकराव होता था और जो राज्य था, जो शासन था, वो कमज़ोर होने लगा। चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए हर्ष को लगातार गतिशील रहना पड़ता था। 40 वर्षों से अधिक समय तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन करने के बाद 647 ईसा पूर्व में हर्ष की मृत्यु हो गई। ठीक है? चूंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनका साम्राज्य ढह गया और तेजी से छोटे-छोटे राज्यों में विघटित हो गया। राजा हर्षवर्धन के निधन से शक्तिशाली वर्धन वंश का अंत हो गया। यहाँ पे जो पुष्यभूति वंश था, जो वर्धन वंश था, उसकी समाप्ति हो गई। लेकिन लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्ष और उसके राजवंश की जानकारी जो है, बाणभट्ट के हर्षचरित, ह्वेन-सांग के संस्मरण,
अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है राजवंश की जानकारी। हर्ष 606 ईस्वी में राजा बना। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को ढूंढा, जो मैंने आपको बताया था। ह्वेन के संस्मरण के अनुसार हर्ष ने उत्तर भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया था। कौन कौन से? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, मिथिला और उड़ीसा। पश्चिम में वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करके शत्रुता समाप्त किया। वल्लभी, मान लीजिए कि ये आपका पंजाब का रीजन है, ये हरियाणा का है, यहाँ पर वल्लभी है। तो यहाँ से यहाँ कन्नौज का शासन था, तो इन लोगों में मतलब अच्छे नहीं थे संबंध। तो संबंध अच्छा करने के लिए हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह कर लिया। किसके साथ? तो ध्रुव सेन द्वितीय से। संस्मरण के अनुसार हर्ष ने, संस्मरण यानी क्या? ह्वेन का जो लिखा हुआ पुस्तक था। संस्मरण के अनुसार हर्ष ने अनेक राज्य जीते, किंतु चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, जो मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी तक सीमित रह गया। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय की वजह से हर्ष ने चीनी सम्राट ती आंग के दरबार में 3 दूत मंडल भेजे। हर्ष के काल में ही चीनी यात्री वेनशा भारत आया था। 629 में चीन से चला एवं भारत आया। कौन? वेनशा। यहाँ वह 645 ईस्वी तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। हर्ष और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, उसे भी देख ही लेते हैं। वेनशांग के अनुसार हर्ष कट्टर बौद्ध था। ठीक है। बांसखेड़ा एवं मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेख में उसे शैव बताया गया है। मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में वो शिव जी का पुजारी था। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में बौद्ध सभाओं का आयोजन किया। प्रयाग सभा को महामोक्ष कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महामोक्ष किससे, मतलब वनडे एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप नेट जेआरएफ की भी तैयारी करेंगे तो। यह सभा हर 5 वर्ष पर आयोजित होती थी, जो मैंने आपको बताया कि दान वगैरह दिया और 5 साल की जो भी संपत्ति थी खत्म हो गई। प्रयाग में आयोजित छठे महामोक्ष परिषद में ह्वेन के सामने बुद्ध, शिव एवं सूर्य की आराधना हुई। कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ गठबंधन किया एवं शशांक पर चढ़ाई की। जब शशांक को मारने के लिए गया हर्ष, तो इसने भी सहायता ली। तो किसकी सहायता ली? भास्कर वर्मन की सहायता ली, जो कामरूप के राजा थे। हर्ष की दक्षिण विजय योजना बाधित हो गई जब चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को 618 से 619 ईसा पूर्व में हरा दिया। इससे हर्ष की दक्षिणी क्षेत्र सीमा को नर्मदा नदी के रूप में सील कर दिया गया, यानी नर्मदा नदी से फिर नीचे नहीं बढ़ पाया, दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाया। आगे देखते हैं। हर्ष ने शिलादित्य एवं प्रतापदित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको नेट जेआरएफ में पूछ सकता है वनडे एग्जाम्स में। बाणभट्ट तथा मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष ने 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। दक्षिण भारतीय अभिलेख में हर्ष को सकलुतरापथनाथ कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम है। हर्ष चरित्र के अनुसार कश्मीर एवं नेपाल पर भी हर्ष का शासन था। हर्ष के काल में मथुरा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हर्ष के शासन के दौरान ह्वेन भारत का दौरा किया, बता चुका हूँ। उन्होंने राजा हर्ष और उनके साम्राज्य का बहुत अनुकूल विवरण दिया। हर्ष कला का महान संरक्षक था और कुशल लेखक भी था। उसे उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद का श्रेय दिया जाता है लिखने का। बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे। हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने, जो हर्ष के जीवन और कार्यों का विवरण देता है। ठीक है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय का समर्थन किया था। उनका टैक्स ढांचा अच्छा था। ठीक है, कर वगैरह वाला सिस्टम जो था बढ़िया था। और 1/4 जो था वो सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, ये भी बता चुका हूँ। हर्ष एक सक्षम सैन्य विजेता और सक्षम प्रशासक था। हर्ष मुसलमानों के आक्रमण से पहले भारत में एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजा था। 41 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बस वीडियो का अंत होने वाला है, उससे पहले 2-3 पॉइंट्स और हैं, देख लेते हैं। ऐहोल का लेख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? ऐहोल के अभिलेख से। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है कहाँ से? ऐहोल के लेख से। इसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। किसकी रचना? ऐहोल के जो लेख है उसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। हर्ष की 2 मुहरें नालंदा तथा सोनपत से प्राप्त हैं। तो जो नालंदा से प्राप्त है वो है मिट्टी की,
और जो सोनपत से प्राप्त है वो है तांबे की। तो खुदे हुए लेख महाराज राजवर्धन ने प्रथम से हर्षवर्धन तक की वंशावली। ठीक है। अब इन सिक्कों में क्या मिला है? तो खुदे हुए लेख भी मिले हैं और वहां से क्या मिला है? वंशावली मिली है। सोनपत मुहर में ही हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन प्राप्त है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हर्षवर्धन का हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन कहाँ देखने को मिलता है या कहाँ से प्राप्त है, तो सोनपत की जो मुहर थी वहां से प्राप्त है। हर्ष के कुछ सिक्के भितौरा, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, गांव से प्राप्त हुआ है। हर्षकालीन के सिक्के ये चांदी के हैं, इन पर शिलादित्य अंकित है। केडी वाजपेयी ने फर्रुखाबाद से हर्ष का एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त किया है। यानी चांदी के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, सोने के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के भी प्राप्त हुए हैं मुहरें, और तांबे के भी मुहरें प्राप्त हुई हैं। सिक्के के मुख भाग पर, यानी सोने के सिक्के के मुख भाग पर परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री हर्षदेव अंकित है तथा पृष्ठ भाग पर उमा माहेश्वर की आकृति खुदी हुई है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें पेशेंस के साथ। जो लोग चले गए उनको टाटा बाय बाय, जो लोग रुके, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितना भी मैंने बताया मैं आपको ये सब टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको नोट्स बनाने की एक्सक्यूज मी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इसको पढ़ लो और मैं एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूंगा। इस शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको दे दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने दिया था, सेकेंड सेमेस्टर का, उस सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन में हर्ष से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनका मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब इससे ज़्यादा आपको क्या ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तब सब्सक्राइब करें, तब लाइक करें और तभी शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। पिछले वर्ष आपके इस प्रश्न पत्र में हर्षवर्धन के चरित्र एवं उपलब्धियों की विवेचना करने के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया हुआ था। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, मैं टेलीग्राम पर इसका आंसर अपलोड कर दूंगा।